दिस इज उमंग शर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग, जो कि आपके 22-23 वाले एग्जाम्स होंगे बोर्ड के, उनमें आएगा। इसमें ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वो एक फोटो से हो रही है, एक पोस्टर से हो रही है, जिसको हम ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं इससे पहले क्लास 11th क्लास 12th पढ़ा रही थी। मुझे नहीं लगा था कि जब मैं क्लास 10th की जितना प्यार आपने उसकी SST वाली प्लेलिस्ट को दिया, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। और जो एक चैप्टर है आपकी बुक में भारत में राष्ट्रवाद, उसको तो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। जब आप लोग पसंद कर रहे हैं तभी काम करने का मन करता है, लगता है कि हाँ चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है, और क्या चाहिए। तो वैसा वाला, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू सो मच। आगे भी प्लीज़ चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। देखो इसमें क्या है, अगर आप एक स्टैचू को एक पिक्चर को देखोगे तो पिक्चर में लिखा हुआ ड्रोन ऑफ द सेंचुरी। ड्रोन ऑफ द सेंचुरी का क्या मतलब होता है? ड्रोन ऑफ द सेंचुरी का मतलब होता है नया सवेरा या सदी का सवेरा या नया बदलाव, ये मतलब होता है। इसमें आप एक लेडी को देख रहे हो जिसके हाथ में एक फ्लैग है, एक झंडा है जिस पे लिखा है सेंचुरी, यानी सदी, नया सदी स्टार्ट होने वाली है। पीछे आप देखो, आपको काफ़ी सारी मशीनरीज दिखाई दे रही हैं, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस है, रेलवे है, कैमरा है, वो सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब इस तरीके की चेंजेस आने वाले हैं। लेडी के आप देखेंगे, आपको दिखेगा पीछे ना पंख लगे हुए हैं। पंख लगने का क्या मतलब होता है? पंख को हम देखते हैं कि मतलब ये एक परी है जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इसको किसने बनाया? इस 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। इसे E.T. पॉल ने बनाया। E.T. पॉल ने इस पिक्चर को बनाया है, कब? सन 1900 में। इसके बाद में सेकंड एक और आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है, ध्यान से देखो बच्चा। ये NCERT की बुक है, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास बुक नहीं भी है ना तो डोंट वरी, हिस्ट्री सारी बुक में सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर की साइड में आप देखोगे, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि अलादीन बैठे हुए हैं, ठीक है। अलादीन क्यों फेमस है? उनके पास एक मैजिक लैम्प होती है जिसको वो ऐसे घुमाते हैं या उससे कुछ भी बनाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ बन जाती है। वैसा ही बिल्कुल हमें मिल जाता है। सेम इसी तरीके से नीचे एक नया मैकेनिक है, ठीक है, जिसके हाथ में नए ज़माने की मशीनरी है, और उससे क्या है, वो नए नए पुल बना रहे हैं, नए ब्रिज बना रहे हैं, नई नई इमारतें बन रही हैं, नए टावर्स बन रहे हैं। तो मतलब इन दोनों को साथ में रखने का यहाँ पे मतलब ये कि जैसे अलादीन अपनी मैजिकल लैम्प को घुमाकर कुछ भी कर सकते हैं, इसी तरीके से एक नया मैकेनिक भी कुछ भी कर सकता है, और अब इस तरीके का बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ये पिक्चर्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है क्या? सिर्फ इसलिए नहीं, मज़ा तो आ ही रहा है। ये पिक्चर्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन पिक्चर्स से हमें पता चल रहा है कि हम आगे पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। होप आपको स्क्रीन ठीक से विजिबल होगी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम कभी भी किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन ही तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दो चीज़ हो। एक चीज़ के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दो चीज़ें कौन सी? एक औद्योगिक क्रांति से पहले की जो स्थिति थी और एक औद्योगिक क्रांति के बाद की जो स्थिति थी। बाद की स्थिति बाद में पढ़ेंगे, पहले वाली स्थिति पढ़ लेते हैं। पहले क्या था? अगर हम औद्योगिकीकरण की पहले की बात करें तो जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, मतलब जब भी बात होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण कैसे हुआ था या औद्योगिकरण, तो दिमाग में पहली थॉट क्या आती है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होंगी, उनसे होने वाला प्रोडक्शन सिर्फ वही दिमाग में आता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि बच्चा, जब भी मैं ना ये जो आपको स्लाइड खोल के रखती हूँ ना यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मैं आपको समझा रही हूँ वो इसी वाले पैराग्राफ में है। तो अगर आपको रीडिंग करनी है तो आप वहाँ से कर लेना। हाँ, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैं बात कर रही थी आपसे कि दिमाग में आते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बट उससे पहले भी कारखाने थे। ऐसा नहीं है कि उससे पहले काम नहीं हो रहा था। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार बड़े पैमाने पर हो रहा था। जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो बड़े पैमाने पर काम कैसे हो रहा था, ये मैं अभी आपको 1 मिनट में बताऊंगी। लेकिन इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं आदि औद्योगिकीकरण। किसको बोलते हैं? जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उस समय पर भी जो काम हो रहा था ना, कैसे हो रहा था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे हो रहा था? लोग घरों में काम कर रहे थे। उस टाइम पर लोग घरों में काम कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे कि मतलब एक गांव ने मिलके, पूरे गांव ने मिलके, चलो ठीक है आप यहाँ पे काम कर लेते हैं, वो सब चल रहा था। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको याद रखना, ठीक है, ये आ सकता है, आदि औद्योगिकीकरण। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाँ,
17वीं और 18वीं अच्छा, इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस पूरे पैराग्राफ में, इनफैक्ट पैराग्राफ के बाद भी आप एक वर्ड बहुत देखोगे, व्यापारिक गिल्ड। क्या होता है ये व्यापारिक गिल्ड्स, वो समझ लेते हैं तो आपको पैराग्राफ खुद से समझ में आ जाएगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। मतलब जो यूरोप के लोग थे ना, यूरोप के जो गांव के, मतलब आई मीन जो शहर के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, गांव के लोगों से अपना काम करवा लेते थे। कैसे करा लेते थे, कुछ तो उन्हें पैसा दे देते थे, साथ में उनसे ना उनको कुछ लोन दे देते थे। पैसे की जरूरत सबको हमेशा रहती है, तो उनको पैसे का लालच देके कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें पैसे का लालच दे देता हूँ, और उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दे देते थे। बड़ा ऑर्डर देने से प्रॉब्लम क्या थी कि जब मान लीजिए आपने मुझे कोई बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, अब मैं आप बड़ा ऑर्डर मतलब जो कि मुझे कुछ लिमिटेड टाइम में पूरा करना है, अब मैं उसने कम समय में वो काम हो ही नहीं सकता, बट मुझे करना पड़ेगा आपका काम। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि मैंने आपसे लोन लिया हुआ है। तो व्यापारिक गिल्ड्स यही थे, ये क्या कर रहे थे कि लोन दे देते थे, बदले में अपना काम करवाते थे, और काम का मतलब सारी टर्म एंड कंडीशंस इनकी खुद की बनाई हुई होती थी। कैसे, रेट भी यही, प्राइस भी यही तय करेंगे, कहाँ बेचना है ये भी यही लोग तय करेंगे। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही चालू टाइप के होते थे, ठीक है। ये लोग सामान का, मतलब मैंने बताया कि सामान कहाँ बेचना है ये भी खुद सोचते थे। और इनका सबसे मेन काम क्या था कि ये दूसरे देशों से आने वाले जो व्यापारिक गिल्ड्स थे ना, इनको रोकते थे। कैसे रोकते थे, मैंने आपको बताया कि आपने मुझे ना एक ऑर्डर दिया हुआ है, बट मैंने आपसे लोन लिया है, इसलिए मेरे को आपका काम करना पड़ेगा, बट आपका काम खत्म ही नहीं हो पा रहा है कि मैं किसी और का काम उठाऊं। तो जब किसी और का मैं काम ही नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे पास क्यों आएगा। तो सेम चीज़ ये क्या है, दूसरे जो गिल्ड्स थे उनको, उन पर नियंत्रण रखते थे और उनको यहाँ पे आने से रोकते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या हुआ, इन्होंने पूरे तरीके से, मतलब इससे गांव वाले भी खुश थे। क्योंकि गांव वाले क्यों खुश थे, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ रही थी, परिवार की कमाई बढ़ रही थी, काम इतना मिल रहा था कि मैंने अपनी बुआ, मौसी, चाची, ताई, भाभी सबको बोला कि चलो ठीक है सब लोग मिलके काम करते हैं। तो हर फैमिली का हर मेंबर काम कर रहा था, ये सब चल रहा था, ठीक है। हाँ, गांव के जो लोग थे, गांव में गरीब जो लोग थे, सौदागर थे, वो उनका काम करते थे। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए जमीनों के जिला की लकड़ियाँ, ठीक सब्जियाँ, मतलब अब क्या हो रहा था ये बोल रहे हैं, मैं पढ़ रही थी एक बार कि शायद कुछ ऐसा जो मुझसे मिस हो गया, कुछ मिस नहीं हुआ है, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या कर रहे हैं, ये पूरी फैमिलीज कामों में लगी हुई हैं, पूरी जो परिवार है वो काम में लगा हुआ है। लोग भी खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, बस दिक्कत ये है कि वो अपनी मर्जी से रेट तय नहीं कर पा रहे हैं और अपनी मर्जी से दूसरे का काम नहीं ले पा रहे, क्योंकि उन पर पहले से किसी का लोन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लेना यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है कारखानों का उदय। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कारखानों का उदय। क्या है ये कारखानों का उदय, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन इनकी संख्या में तेजी से इजाफा जो हुआ वो 18वीं सदी में हुआ, 18वीं सदी में हुआ। कैसे, सबसे पहले कहाँ पे आपको याद रखना है, 1730 के दशक में सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने खुलना स्टार्ट हुए। कॉटन और कपास में नए युग का पहला प्रतीक था। क्यों था भैया कॉटन और कपास, क्योंकि वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर उन्होंने इकट्ठा कर लिया था और वहाँ पे सबसे पहले कॉटन के कपड़े और वही बन रहा था। एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले आया तो कॉटन और कपास, लेकिन 1760 में ब्रिटेन ने अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1778 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया था। आप देखो कितना ज़्यादा इजाफा हुआ, कितना ज़्यादा मतलब बढ़ने लगा। अब हमें ज़्यादा कपास चाहिए था, मतलब ज़्यादा कपड़े चाहिए तो ज़्यादा कपास चाहिए। ज़्यादा कपास का मतलब वही कि 25 लाख पौंड का पहले था, उसके बाद बढ़कर कितना हो गया, 1787 में 220 लाख पौंड हो गया। इससे भारत को भी उस टाइम पे बहुत फायदा हो रहा था कि भारत को इसलिए फायदा हो रहा था कि ठीक है भैया, क्योंकि कच्चा माल तो वो हम ही से खरीद रहे हैं ना, उस समय ऐसा लग रहा था हमें कि बहुत फायदा हो रहा है, वैसा करके, ठीक है। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण को कुशलता से बढ़ा दिया। इसके अलावा और भी कई जगहों पर मतलब
जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होने लगी, वो सब भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नई नई मशीन लग गई, नए नए कारखाने लग गए। कारखानों में सारी प्रक्रिया जो थी वो एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में चली गई थी, और ऐसा करके मतलब कारखाने तो वही होते हैं ना, एक जना देख रहा होता है, वो एक लीडर होता है और वो सब मतलब मैनेजर होता है और वो सारा काम कराता है। इसके बाद में 1.2 औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्रियाँ उद्योग के विकास तक ही सीमित था? यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में एक आपको जगह दिखाई गई जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। हाँ जी, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपको मजा आएगा। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा पहले ऊपर, क्या इंडस्ट्रीज मतलब जो औद्योगिक परिवर्तन थे, जो इंडस्ट्रीज थी वो एकदम से आ गई थी, लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था? आपको लगता है कि चेंजेस लाना इतना आसान होता होगा? किसी को समझाना इतना आसान है क्या यार? इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट स्टेप था वो ये हुआ कि हाँ, शुरुआत में सूती और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थी। शुरुआत में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कौन सी थी? सूत और कपास। लेकिन 1840 के दशक में औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके 1840 में लोहा और इस्पात, ठीक है, इनका लोहा और स्टील जो था वो भी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? सूत और कपास से लोहे और उसका क्या मतलब होगा? लोहे और स्टील का मतलब ये था कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसके लिए आपको रेल चाहिए, ट्रेन चाहिए, और रेल हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि रेल बनना स्टार्ट हो गया था। तो ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब आपको सामान भेजना है ना, तो उसके लिए ट्रेन चाहिए। ट्रेन में क्या लगता है? लोहा और स्टील लगती है। तो लोहा और स्टील की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1873 में ब्रिटेन ने लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, जो कि कपड़े से भी ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कौन सी थी? कपास की और सूत की, यानी कॉटन की और सिल्क की। बट 1840 में क्या हुआ था कि लोहा और स्टील की भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी थी। उसके बाद में नंबर 2, क्या एकदम से मतलब नई इंडस्ट्रीज ने जो पुराना घरों में काम चल रहा था उसको हटा दिया होगा? इतनी जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है, अगर हम 90s की बात करें तो केवल 20% लोग ऐसे थे जो कि फैक्ट्रीज में काम करते थे, जो कि फैक्ट्रीज में काम करना पसंद करते थे। बाकी फैक्ट्रीज में काम करना पसंद नहीं करते थे, उनको लगता था जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, अपना घर में चल रहा है वही बढ़िया है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है? पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है कि लोग अपने परंपरागत उद्योगों में भी परिवर्तन हो रहे थे। अभी क्या हो रहा था कि जो 80% लोग घरों में काम कर रहे थे वो इस बात को जानते थे कि अगर हमने अपने जो हम घर में काम कर रहे हैं इनमें चेंज नहीं किया ना तो मशीन्स हमें रिप्लेस कर देंगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल औद्योगिक यानी जो उद्योग है उनमें चेंजेस आ रहे थे, जो घरों में काम चल रहा था उनमें भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही थी। काम को आसान बनाया जा रहा था, लोगों को मतलब ज़्यादा लोगों की भर्तियाँ की जा रही थी कि तू भी आ जा, मामा का लड़का है तू भी आ जा, बुआ का लड़का है तू भी आ जा, सब मिलके काम करेंगे, वैसा हो रहा था। नंबर 4 में आपको दिया गया है नए नए आविष्कार हो रहे थे, बेसिकली ये था नंबर 4 में कि धीरे धीरे करके चेंज आ रहे थे। फैक्ट्री चलाना, मशीन लगाना बहुत महंगा पड़ रहा था। एक जो मैंने अभी आपको बताया वो 80% और 20% वाला जो डिफरेंस है ना कि 80% लोग अभी भी घरों में ही काम कर रहे थे, उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि लोग इंडस्ट्री लगाने से डरते थे। इंडस्ट्री लगाने से क्यों डर रहे थे? क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मशीन ख़राब हो जाती है ना तो उसमें उसको रिपेयर कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और मशीन्स में मतलब लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं थी उस टाइम पे। आज क्या है, आज बहुत सारे मैकेनिक्स मिल जाएंगे आपको, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उनके मुंह बोले पैसे हमें देने पड़ते थे, तो इस वजह से लोग ना डरते थे नई टेक्नोलॉजी को, नए उसको अडॉप्ट करने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, ठीक है। इसमें आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को यहाँ से देख सकते हो। इस बात को समझने के लिए आइए एक भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूमैन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में
सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा दिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू ब्लूटन ने किया। अब आप समझना कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। इतनी बढ़िया भाप का इंजन बनाने के बावजूद भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, कोई खरीदने के लिए परेशान नहीं था। इंग्लैंड में मात्र 321 भाप के इंजन थे, जिसमें से 80 इंजन सूत के थे, मतलब सूती उद्योग के थे, और 9 ऊनी के थे। हर नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे थे और किसी उद्योग के भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय तक बाद तक भी नहीं हुआ। वही क्योंकि लोग डर रहे थे, मजदूर जो थे, मजदूरों का उत्पादन क्षमता का कई गुना। अच्छा, मैं ये यहाँ पे थोड़ा समझना आप। अभी क्या मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वैसे भी आपको पता है कि जब मशीनों से काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि 80% लोग तो अभी भी आपका उस पर काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं। तो मशीन से फिर भी इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था जितना उत्पादन किससे हो रहा था, हाथों से हो रहा था। होप आपको ये वाला डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। क्या है ये हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, समझिएगा। विक्टोरिया कालीन यानी ब्रिटेन की जो रानी थी विक्टोरिया काल में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जो हाथ से काम करने वाले थे। 80% लोग हाथ से काम कर रहे थे। गरीब किसान, बेकार लोग कामकाज की तलाश में शहर जाते थे। मतलब जो लोग भी गरीब थे शहर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब श्रमिकों की बहुतायत यानी जब श्रमिकों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो वेतन कम हो जाता था। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, ठीक है, जिन काम की ज़रूरत है, ठीक है, आ गए 200 लोग, तो अब ज़रूरत तो 100 लोगों की है, तो हम क्या अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। किसी को हमने बोला 50 रुपये, वो 50 रुपये में चिक कर रहे थे, या मत करो, मैं अगले से 40 रुपये में करवा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, सीजन पर ही केवल काम होता था। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सारे मौसमी काम होते हैं, जैसे गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम की ज़रूरत होती है। जो शराब होती है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखती है, इसकी वजह से सर्दियों में शराब ज़्यादा बिकती है, ठीक है। तो उस सर्दियों में ज़रूरत पड़ रही है। अब बाकी गर्मियों में तो वो बेचारा मजदूर बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, वो क्या करे, ठीक है। क्रिसमस के टाइम पे जो बुक स्टोर है उनमें लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी के टाइम वो खाली बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ना मतलब जो श्रमिकों की हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या हो रहा था कि हालत कैसे ख़राब थी, वही हालत ख़राब होने का रीज़न ये था कि मौसम के हिसाब से उनको रखा जाता था। बाकी जब ज़रूरत उनकी नहीं होती थी तो उनको निकाल देते थे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके पे जो टॉपिक है वो मज़दूरों की ज़िंदगी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मज़दूरों की हालत थोड़ी सी ख़राब थी इस समय पे। रीज़न बस वही था कि मौसम जब ज़रूरत होती थी तब बुलाते थे, बाकी टाइम पे वो खाली बैठे रहते थे। उनके बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे ज़िंदगी में कि आज मौसम चल रहा है तो बहुत सही चल रहा है, काफ़ी पैसा आ रहा है, बट जब काम नहीं है तो वो बिल्कुल ही खाली बैठे हुए हैं। उसके साथ में एक चीज़ और भी हो रही थी कि जैसे जब लोग काम करने जाते थे ना, जैसे अभी मान लीजिए सर्दियाँ हो रही हैं, ठीक है, सर्दियों में लोगों को काम की ज़रूरत है, तो लोग काम पे किसको रखें उसके लिए क्या होता है, जैसे आप मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, आप मेरे पास आए और आपने बोला कि दीदी मेरे को भी काम पे लगवा दो, तो चलो मैं आपको काम पे दिलवा दूंगी। इसके लिए आपकी किसी न किसी से जान पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जिनकी जान पहचान है उनके लिए तो बहुत ईजी था, जिनकी जान पहचान नहीं है उन बेचारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। अब इसमें एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है स्पिनिंग जेनी। क्या था ये स्पिनिंग जेनी, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, पेपर में आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा समझना। बेरोजगारी की जो दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लोग नई टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट वो नई टेक्नोलॉजी से चिढ़ने लगे थे। उनको लग रहा था कि ये मशीन्स आई हैं, इसकी वजह से हमारा काम ख़त्म होता जा रहा है और मतलब हमारे हाथ से जाती जा रही हैं चीज़ें, ऐसा। अब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो जो औरतें थी ना जो वहाँ पे काम कर रही थी, उनको लग रहा
रहा था, क्योंकि वो बेचारी इतनी सीधी है, उनको पता नहीं था, उनको लग रहा है कि जो हमारे पेट पे लात मार रही है, हमको काम नहीं करने दे रही है। तो इसकी वजह से उन्होंने स्पिनिंग जेनी को मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो मशीन थी, उसको वो मारने लगी कि है ना, तेरी वजह से हमारा काम खत्म हो गया है। आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं, ऊपर एक पिक्चर, ये थोड़ा सा गलत छाप दिया है, पिक्चर यहाँ पे दे दिए और टॉपिक नीचे दे दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप वो देखेंगे तो स्पिनिंग जेनी को मारना स्टार्ट कर दिया था कि तेरी वजह से हमारा काम खत्म होता जा रहा है। बट अगर हम 1840 के बाद की बात करें, अगर हम 1840 के बाद की बात करें, तो मजदूरों की हालत थोड़ी सी ठीक होने लगी थी। क्यों ठीक हो रही थी, उसका रीज़न ये है, वो भी आपको इस वाले फोटो में दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जो 1868 वाला है उसमें आप देखेंगे, इसमें क्या है, नए नए पुल बन रहे हैं, नए ब्रिज बन रहे हैं, नई इमारतें बन रही हैं, है ना। तो जब ये सारा काम होगा तो लेबर की ज़रूरत तो होगी ही होगी। जब लेबर की ज़रूरत हो रही है तो वहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है। तो अब लोगों की हाल, मतलब जो 1840 से 68 के बीच वाला जो टाइम था, तो हालत थोड़ी सी अच्छी होना स्टार्ट हो गई थी। अब उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, यानी ब्रिटेन का जो भी चेंजेस आ रहे थे, ब्रिटेन में जो भी व्यापार हो रहा था, उसका सीधा सीधा असर बच्चों कहाँ पे पड़ रहा था, भारत पे पड़ रहा था, इंडिया पे पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था, भारतीय कपड़े का युग, यहाँ पे कपड़े का युग ही क्यों बोला गया, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इंडिया का जो सिल्क था, जो कॉटन था, वो इतना मस्त था, इतनी प्यारी क्वालिटी थी ना, बहुत अच्छी। तो इसलिए यहाँ पे हम केवल कपड़े की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। भारत में टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, आपको पता है। भारत में अलग अलग देशों के लोग आते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, यहाँ से सामान लेके जाते थे और अपने देश में जाकर बेचते थे और वहाँ से खूब पैसा कमा रहे थे। यहाँ से कपड़ा ले जाने के लिए ही आते थे, उनका सिर्फ एक ही पर्पज था कि यहाँ से वो हमारे यहाँ से क्या रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कपड़ा लेके जाते थे और अपने देश में जाकर बेच देते थे। दूसरे देश के लोग मतलब जो होते थे, जो हमसे कपड़ा लेके जा रहे हैं, हमसे सामान लेके जा रहे हैं, बदले में हमसे क्या फ्री में लेके जाएंगे, नहीं, हमको इसके बदले में क्या देते थे, पैसे तो सब चलते ही नहीं थे, तब हमें गोल्ड के कॉइन्स या फिर सिल्वर कॉइन्स हमको देकर जाते थे। तो उससे क्या हुआ, हम जो भारत था ना, वो बहुत बहुत रिच था, बहुत पैसे वाला था। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिटेन ही आ रहा था, इसके अलावा और भी जगह थी, स्पेनिश हो गया, डिच हो गया, वो भी हमारे यहाँ आते थे और हमारे यहाँ से बढ़िया अपना व्यापार कर रहे थे, सब चल रहा था उनका। जब क्वीन एलिजाबेथ थी, जब उनको पता चला, उनके जो लोग थे, उन्होंने उनको जाके बताया कि भारत तो बहुत ही रिच है, आप हमको भी परमिशन दो कि हम वहाँ से जाकर व्यापार कर सके, हमको इजाज़त चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तब उन्होंने लगभग 200 के आसपास कंपनीज थी जो हमारे भारतवर्ष आई और उन्होंने भारतवर्ष से व्यापार किया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी आई वहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम सुना है आप सबने, ठीक है, वो हमारे आई और उन्होंने हमारे यहाँ से व्यापार किया। बल्कि उसने तो हमारे यहाँ की स्थिति थोड़ी सी खराब ही करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, भारत के लोगों के पास बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस थे। क्यों, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, ब्रिटेन से भी आ रहे हैं, स्पेनिश मतलब स्पेन से भी आ रहे हैं लोग, और अलग अलग जगह के लोग आ रहे हैं। तो अब क्या है, हम अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते थे। मेरा किसी से भाव नहीं बन रहा, मैं चीज़ 200 रुपये में बेचना चाहती हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं आपको 150 दूंगा, तो ठीक है मत खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और को 250 में दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसा करके। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी थे, विकल्प थे जो बहुत ज़्यादा थे कि किसको सामान बेचना है, क्या करना है, वैसा। इसके बाद भी जो ज़्यादा पैसे देता था हम उसको सामान बेचते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनके सामने भी ये कंपटीशन बना हुआ था कि वो किसको सामान मतलब हम किसको सामान बेचते हैं, कभी उनको बेचते हैं, कभी नहीं भी बेचते हैं, हमारा किसी और से भाव बन जाता है तो हम उनको बेच देते हैं। तो उन्होंने इस वाले कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए हमारे राजाओं को पटाना स्टार्ट कर दिया। ये हम पिछले चैप्टरों में भी पढ़कर आ चुके हैं कि उन्होंने क्या किया, हमारे राजाओं से दोस्ती कर ली, उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आने लगा। हमारे राजा इतने सीधे थे, इतने भोले थे ना कि वो उनकी बातों, उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मोनोपोली दे देते हैं, मतलब कि आप एक काम करो कि अब सिर्फ आप ही हमसे ट्रेड कर पाओगे, बाकी कोई हमसे व्यापार नहीं करेगा। और यहाँ से हमारी स्थिति खराब होना स्टार्ट हो गई। इससे पहले आपको पता है कि हमारी स्थिति जो थी वो बहुत ही मस्त थी, बहुत ही सही चल रही थी, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को क्या करते थे, उनको पैसा दे देते थे, उनको पैसे की मदद करते, उनको छोटे छोटे तोहफे दे देते थे, जिससे वो उनके अधीन हो जाते थे। अब जितने कीमत पर जितना सामान चाहते थे वो उनसे ले लेते थे। उन्होंने बोला कि जिससे मान लो उन्होंने कभी मुझे कोई गिफ्ट दे दिया, तो
होता है ना कि अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मैं पलट के उसको नहीं बोल सकती कि नहीं अब मैं आपको इतने रुपए में नहीं दूंगी, आपको इतने रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। ब्रिटेन हमारे साथ बहुत बहुत गंदा गेम खेल रहा था, ठीक है, वो चल रहा था। तो हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी थे वो बेचारे उनको किसी भी रेट पे दे देते थे। आप जितने कीमत पर जितना सामान चाहते थे वो ले जाते थे हमसे। ब्रिटिश के आने से पहले जो सामान ये आपको अब तक जो स्टोरी थी ना, ठीक है, मतलब ओके था, बट यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको अच्छे से कि अब तक क्या हो रहा था। इससे पहले गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। बट चलो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक चीज़ और देख लो। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। ये बात कब किया? जब ब्रिटेन हमारे यहाँ से व्यापार, मतलब जब उसको मोनोपोली नहीं मिली थी, ठीक है, जब उसको मोनोपोली नहीं मिलती तब तो हम अपने तरीके से व्यापार कर रहे थे कि भैया हमारे जो हमारे बंदरगाह थे वो कहाँ पर थे कि हमारा जो बंदरगाह था वो मतलब लाल सूरत में बंदरगाह था। दूसरी चीज़ वो लाल सागर से जुड़ा हुआ था, हुगली मतलब बंगाल में जो हुगली नदी है वहाँ तक। बट अब क्या है, अब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन ने अपनी तरीके से चीज़ों को चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया वो आप आगे देखेंगे। उसने क्या किया कि 1750 में यहाँ पे 1750 के दशक में जब भारतीय सौदागरों का नियंत्रण वाला या नेटवर्क टूटने लगा। अब क्या हुआ, नियंत्रण कैसे टूटने लगा कि अब हम किसी के साथ कोई, पहले हमारी क्या मौज थी, पहले हमारी मस्ती थी कि 4 लोग हैं, मेरी मर्जी, चारों में से जो मुझे सही प्राइस देगा मैं उसको सामान बेचूंगी। बट इन्होंने हमारा वो वाला तो खत्म ही कर दिया। इन्होंने हमारे राजाओं को पटा के मोनोपोली ले ली। हमारा वो जो दूसरे देशों से जो नेटवर्क था उसको हमारा तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। यूरोपीय कंपनीज बहुत ताकतवर कंपनीज थी। इन्होंने पुराने बंदरगाह को हटाकर नए बंदरगाह अपने तरीके से कहाँ पे बनाए, बॉम्बे और कैलकाटा में, ठीक है, कहाँ पे बनाए, बॉम्बे और कैलकाटा में। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ और, जो सूरत का बंदरगाह था जहाँ से हमें बहुत हैवी पैसा आता था ना, बहुत ज़्यादा। अब सूरत के बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर कितना हो गया, 30 लाख रुपए हो गया। आप देखो, इन्होंने अपने यूरोपीय कंपनीज ने अपनी मतलब अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको वहां से पास पड़ता था, उनको बॉम्बे और कैलकाटा से पास पड़ता था, तो जो हमारे पहले वाले बंदरगाह थे ना, जो कि हमारे सूरत और हुगली में थे, उनको हटाकर इन्होंने हमारा नुकसान करवा दिया। और जो हमारा पहले हमें फायदा होता था सूरत और हुगली से 1.6 करोड़ का, वो पलट कितना हो गया, अब केवल 30 लाख हो गया। मेरे तो सर में दर्द होने लगा इनकी मक्कारी देख देख के। चलो आगे, इसके बाद में अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सूरत में एक फैक्ट्री बनी है, यहाँ पे 17वीं सदी का एक चित्र है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अगर बात करें कि जो हमारे बुनकर थे उनका क्या हुआ होगा, तो 1760 के दशक में के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भी मांग थी, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े और निर्यात को भी फैलाना चाहती। देखो, अगर बुनकरों की बात करें तो क्या हुआ था कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कपड़ा लेकर जा रहे थे। 1760 और 1770 के दशक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अभी भी हमारे यहाँ से लेके जा रहे थे। कंपनी और बीच के दलालों को खत्म करके सीधा बुनकर से संबंध होने लगा। मतलब ये शुरुआत के दौर की बात है कि अब कोई बीच में कंपनी नहीं थी, सीधे वो हमसे मतलब जो भी बुनकर था उससे कांटेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट उससे सामान खरीद रहे थे। बाकी सारे कॉन्टैक्ट्स जो मीडिएटर्स वगैरह थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी अब हम किसी के साथ ये नहीं कर सकते थे कि ठीक है, मतलब अगर मुझे आपका भाव नहीं सेट हो रहा है तो मैं किसी और से बात कर लूँ, वो वाली चीज़ अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। वो जो प्राइस तय करते थे मुझे उसी प्राइस में उनको सामान देना पड़ता था, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस तो ख़त्म ही हो गए थे। अब दूसरे कोई जगह तो आ नहीं रही, थोड़े बहुत आ रही थी, तो उनके साथ कभी मतलब सेट नहीं हो पाती थी बात, क्योंकि हमने उनसे लोन ले रखा था पहले से। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने ब्रिटिश कंपनी से कि जो लोग थे वहाँ हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि
हमें छोटे मोटे हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, उनको लोन दे रखे थे, तो हमारी मजबूरी है कि हमें सिर्फ आपको ही सामान देना पड़ेगा। जो मोल भाव वाला सीन था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था, उनके हिसाब से हम पूरे तरीके से चल रहे थे। ठीक है, साथ में इसमें इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो यही है कि कंपनी के बीच दलालों को खत्म कर दिया गया था। दूसरी चीज़ कि कंपनी में माल बेचने वाले बुनकर को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी थी। अब कोई बीच में कारोबार नहीं भाई। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे जैसे कर्जे मिलते गए महीन कपड़ों की मांग बढ़ने लगी। ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। पेशगी क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसको बोलते हैं पेशगी। और हमारे यहाँ के लोग ना सच में इतने ज़्यादा सीधे थे, इतने ज़्यादा भोले हैं कि उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं ना वो गिफ्ट नहीं है, वो सिर्फ एक तरीका है कि हम सिर्फ उनके साथ ही व्यापार करें, वो वाला। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर का आना क्या है? अगर हम 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी खत्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, यहाँ का जो सिल्क और कॉटन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दुनिया की किसी और देश का इतना अच्छी क्वालिटी नहीं है, माल इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट होने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था और 1850 से 51 में मात्र 3% रह गया। कितनी ज़्यादा गिरावट आई, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ, वो हम इसमें समझते हैं। हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर सब कुछ बहुत अच्छा था तो जो मतलब 33% से 3% कैसे हो गया वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो ब्रिटेन ने क्या किया, वो बहुत ही होशियार लोग थे। उन्होंने क्या किया, वो हमारे यहाँ से जो सामान लेके जाते ना उस पर टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा, हमारे यहाँ से जो सामान लेके जाते ना उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते, अपने यहाँ जाके बनाते और अपने यहाँ जाकर बनाने के बाद में यहाँ पर लाकर अपनी कंपनीज का सामान बेचने भी लग जाते थे। अपनी कंपनी का सामान यहाँ पे बेचने लग जाते थे। लोकल बाजार जो था ना वो हमारे यहाँ का बिल्कुल ही उजड़ गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी उन्होंने। क्योंकि आप जानते हो कि जब होता ये कि जब लोग हाथ से सामान बनाते हैं तो सामान बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जब मशीनों से सामान बनता है तो वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और उसमें मेहनत भी कम लगती है। जब मेहनत कम लगती है तो लोग आपको मतलब आपको उसे कम पैसे में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमें वो चीज़ सस्ती पड़ रही थी और हम ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि अब मतलब कितनी भी सस्ती पड़ रही है बट उससे हमें हो तो नुकसान ही रहा है ना, हमें ये समझ नहीं आ रहा था। सॉरी। ठीक है, तो इससे हमारे यहाँ की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और मतलब हमारा ही सामान हम ही को पूरा कंप्लीट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऊने दूने दामों में बेचा जा रहा था। मतलब उनको तो वो बहुत सस्ता पड़ रहा था, सस्ता हमको भी पड़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हाथ का बना सामान हमें महंगा पड़ रहा था। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो सामान तो हमारा है ना, और आप हमारी चीज़ हमें ऊने दूने दामों में बेच रहे हो। ठीक है, और हमारा जो लोकल मार्केट था, जो बेचारा छोटी छोटी अपने घरों में सामान बनाकर बेच रहा था, उसका तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया था उन्होंने। इसके बाद में फैक्ट्रियाँ आई कहाँ पर? इंडिया में, भारतवर्ष में भी पहली फैक्ट्रियाँ आई। उन फैक्ट्रीज को कौन लेकर आया, किसने बनाई, क्या वो इंडियंस ने बनाई या फिर वो बाहर के देशों ने बनाई, क्या वो ब्रिटिश ने बनाई, क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। 2 साल बाद इसमें उसमें उत्पादन होने लगा। मतलब 2 साल तक तो उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। 1854 में लगी थी बट उसके 2 साल बाद काम होना स्टार्ट हुआ। 1862 तक यहाँ ऐसी 4 मिलें बन चुकी थी। इसमें 94,000 तकलियाँ और 2150 कर गए थे। मतलब मैं वैसे समझा देती हूँ आपको कि अगर हम बात करें कि इन फैक्ट्रीज में कौन लोग काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज कौन लगा रहा था, पैसा कहाँ जा रहा था, क्योंकि आपको जानते हो कि फैक्ट्रीज में काम करने के मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ अगर आपको, तो
क्या कर रहे थे, ये फैक्ट्रीज हमारे यहाँ के लोगों ने ही लगाई थी। हमारे यहाँ के लोगों के पास पैसा कहाँ से आया होगा, हमारे पास तो उस टाइम इतना पैसा ही नहीं था, बट कुछ लोग थे जो बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के लोग क्या कर रहे थे कि भारत में अफीम होती थी बहुत अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, अफीम ले जाकर किसको बेच रहे थे, चाइना को बेच रहे थे। आप यहाँ से इस पैराग्राफ से इस पूरे को पढ़ सकते हैं कि भारत से अफीम ले जाकर कहाँ बेच रहे थे, चाइना में बेच रहे थे। अब जब आप भारत में किसी ना किसी तो खरीदोगे ही ना, जब भारत में खरीद के चाइना में बेच रहे हो तो लोगों को उससे क्या बदले में क्या मिल रहा है, चाय मिल रही है, सिल्क मिल रही है। इस पूरी प्रोसेस में इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने जूनियर प्लेयर्स का अच्छा रोल निभाया कि जब वो भारत से सामान खरीदते जाकर बेचते भारत में जिससे खरीद रहे हैं, उन्होंने उस पैसे को सेव किया और उस पैसे को कहाँ पे लगाया, जो इंडस्ट्रीज खुली वहाँ पर लगाया उस पैसे को। उस पैसे से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ों में पैसा खर्च कर दिया होगा, उन्होंने पूंजी को इकट्ठा करके। अब आप इस मीटिंग में एक मीटिंग देख सकते हो, यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, ये हमारे इंडियंस हैं जिनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, अब इसमें मजदूर कहाँ से आए, जो फैक्ट्रीज लगी वहाँ मजदूर कहाँ से आए। आपको पता है कि अगर फैक्ट्रीज आसपास लग रही होती हैं, मतलब कहीं फैक्ट्री है तो उसके आसपास जो लोग रह रहे होते हैं वो ही उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। 1901 में फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी होंगे, फैक्ट्रियों में के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम कर रहे थे, जबकि 1946 तक यह संख्या बढ़ के 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी थी, ठीक है। तो कितने सारे लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला। यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक बड़ा दिक्कत क्या आ रही थी, बड़ी दिक्कत ये आ रही थी, मतलब दिक्कत नहीं थी वो सिर्फ वो आज भी होता है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर भी हो रहा था, उन कपड़ा मिलों में काम वही लोग कर पा रहे थे कि जिन लोगों के कोई जानने वाला पहले से फैक्ट्री में था, जानने वाला था। जब वो लोग गांव से आते थे तो वो बोलते थे कि भैया हमें भी काम दिलवा दो, और वो उनको मतलब अपने किसी मैनेजर या जो भी उनको रिक्रूट कर रहा था उसमें मिलते थे, उनको काम पे लगा देते थे। जैसे 1911 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल उद्योग में काम करने वाले 50% लोगों से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से थे, क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास के लोग ही आते हैं और फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कानपुर जिले के भी गांव से आते थे मिल मजदूर, बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे फसलों की कटाई, मतलब वो साथ में फैक्ट्रीज में भी काम कर लेते थे और साथ में जब त्योहार का टाइम आता था, जब फसल पक के तैयार हो गई तो वो अपनी फसलों में भी काम कर लेते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि औरतों को भी काम मिलना स्टार्ट हो गया था। जॉबर, एक वर्ड आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जॉबर। जॉबर क्या होता है बच्चा, जो लोग जॉब दिलवाते हैं, ठीक है। वही कि मतलब मैं इस गांव से सबसे पहले निकली थी, मेरी वहाँ पे थोड़ी जान पहचान हो गई, मैंने अपने गांव के और लोगों को लगवा दिया। बदले में हाँ, वो छोटे मोटे गिफ्ट्स वगैरह भी ले लेते हैं कि ठीक है तुम गाँव से आ रहे हो तो 2 किलो आलू लेते आना, या 1 बोरा आलू लेते आना, या घी का डब्बा लेते आना, तो उस तरीके की चीज़ें भी चल रही थी। रिश्वत टाइप छोटी मोटी खुश करने के लिए वैसा चलता था। अच्छा, औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या है, ये औद्योगिक विकास का अनूठापन देखो आप। औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या चीज़ है, फैक्ट्री बन गई। यूरोपियन उनको भारत में भले फैक्ट्रीज बनी, बट जो यूरोपियंस थे उनको वही मैनेज कर रहे थे। इतनी जल्दी थोड़ी ना आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। भारत में फैक्ट्री तो लगी है, बट उनको यूरोपीय उन फैक्ट्रियों को मैनेज करते थे। उत्पादकों में भी उनकी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था उसमें भी उनकी दिल में। मजदूर भी आ गए। भारतीयों ने सोचा कपड़े में तो बहुत कंपटीशन है। अब क्या हो रहा था, इस बीच में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। इस बीच में अच्छी चीज़ क्या हुई, कंपटीशन था बहुत ज़्यादा कपड़े का, क्योंकि कपड़ा तो ब्रिटेन भी बेच रहा था सेम चीज़ बनाकर, हमसे ज़्यादा सस्ते बेच रहा था। तो उन्होंने क्या किया, क्यों ना हम कपड़े नहीं बेचते हैं, हम क्या बेचते हैं, हम धागा बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, हम धागा।
और इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हो, क्योंकि धागे की ज़रूरत तो उनको पड़ ही रही थी, तो वो धागा हमारे यहाँ से खरीदने लगे। ये बिज़नेस हमारा बहुत अच्छा चल गया, बढ़िया। हम कॉफ़ी भी बनाने लगे, चाय भी बनाने लगे, नींद की खेती भी होने लगी, वो सब कुछ होने लगा। इसके बीच में अब हुआ क्या, इसके बीच में बच्चा अब हो गया यहाँ पे क्या, प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, 1912 से 1900 से 1912 तक भारत के सूती कपड़े का व्यापार दुगना हो गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान अब क्या हुआ, आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने इसमें सीधा हिस्सा लिया था। ब्रिटेन तो लग गया अपने प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसको अब बनाने के लिए अब उसने ये सब छोड़ दिया, कपड़ा वपड़ा बनाना। अब वो क्या बना रहा है, अब वो बना रहा है हथियार बना रहा है, अब वो बम बना रहा है, बारूद बना रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसका फ़ायदा उठाया भारतीयों ने। उसको बहुत फ़ायदा हो, उसने और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा ली, लोगों के बीच में जो स्वदेशी वाली भावना थी वो भी बहुत ज़्यादा पैदा कर दी। कि मतलब होता है ना लोगों में कि हाँ, जैसे हम आज भी बहुत खादी और वो सब का देखते हैं कि बाहर की कंपनीज का कपड़ा नहीं पहनेंगे, बाहर के कंपनीज को बाइकआउट करेंगे, उनका यूज़ नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब हुई, आपको पता है कि भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन भारत ने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मतलब उस ड्यूरेशन में अपने भारतीय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उन्होंने ये वाली भावना पैदा की कि नहीं, भारत हमारा देश है, हमको उसके लिए काम करना है। लोगों को इससे उससे बहुत सपोर्ट मिला और साथ में क्या किया कि लोगों के मन में तो भावना डाली ही डाली और लोगों के दिमाग में ये वाली बात डाली कि अब हमें बाहर का कपड़ा नहीं यूज़ करना है, हमें महंगा पड़ेगा, फिर भी हमको अपने ही कपड़ा यूज़ करना है। ठीक है, तो ब्रिटेन के होने वाले सूती कपड़े का निर्यात जबरदस्त गिरावट आई। अब जबरदस्त गिरावट आई, ये देखो जबरदस्त गिरावट आई, इससे क्या हुआ, इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी असर पड़ा, इससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जब हम उनके सामान को यूज़ करेंगे तभी उनके पास पैसा आएगा। इसके बाद में टॉपिक है लघु उद्योगों की बहुतायत। तो अब क्या हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पूरे तरीके से इंडस्ट्रीज़ लग गई होंगी, क्या वो जो पुराना वाला टाइम था जिसमें हम छोटे छोटे घरों में लोग थोड़ा थोड़ा सामान बनाते थे, क्या वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है क्या कि इतना आसान है? नहीं, अभी भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो अभी भी थी, लोग अभी भी उनमें ही काम कर रहे थे, लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते थे, घरों में काम चल रहा था, हमें रॉ मटेरियल मिलने लगा था, स्थिति बहुत सुधर गई थी। रॉ मटेरियल क्यों मिल रहा था? क्योंकि आप ब्रिटेन तो जा नहीं रहा था, ब्रिटेन तो कपड़े वपड़े से उसने सब हटा दिया कि भैया अब तो मेरे को बम बारूद बनाने हैं, तो कपड़ा वपड़ा छोड़ो, तो हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा था, इससे सुधर रही थी। मार्केट 2 भागों में बट गया था। कैसे 2 भागों में बट गया था? मार्केट में क्या था, एक तो वो लोग होते हैं जो हाथ के बने कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और एक वो लोग होते हैं जो मशीन के बने कपड़े पहनते हैं। हाथ के बने कपड़े कौन लोग पहनते हैं? हाथ के बने कपड़े वो लोग पहनते हैं जो कुछ हटके पहनना चाहते हैं, कुछ अलग कपड़े पहनना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि जब हम हाथ से कपड़ा बनाते हैं ना, मेरा डिज़ाइन कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, सबका अलग अलग होगा। और जब मशीन से, तो उसमें तो 1 लाख पीसेस एक जैसे निकल रहे हैं। तो जो थोड़े गरीब लोग थे वो मशीन के बने कपड़े पहनने लगे, और जो थोड़े अमीर लोग थे वो हाथ से बनवा कर कपड़े पहनते थे। थोड़ा महंगा पड़ता था बट उसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग होता था। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा यही वाला है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में वस्तुओं के लिए बाजार। वस्तुओं के लिए बाजार क्या था? लोगों के अंदर अब क्या थी, भावना आ चुकी थी किस बात की? लोगों के अंदर अब ये भावना आ चुकी थी कि हमको सिर्फ अपने देश का सामान यूज़ करना है, हम स्वदेशी सामान यूज़ करेंगे, अपने देश का बना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अपनी ही देश की डिमांड, देश में जो भी सामान बन रहा है उसी की डिमांड करेंगे। हमारे देश में बना सामान पे अब लोगों को ना के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए क्या हुआ होगा? ये फोटो में क्या दिखाया गया है? इसमें एक छोटा सा फोटो बनाया गया है कि इसका भगवान श्री कृष्ण का। इसमें क्या है कि लोग इस तरीके का करने लगे कि जैसे अभी भी आपने किसी माचिस की डब्बी पे देखा होगा कि किसी भगवान का फोटो बना हुआ है, या फिर मतलब ये एक तरीके से उनके एडवर्टाइजमेंट भी थी। क्योंकि जब आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी मतलब जहाँ भी आपकी श्रद्धा आस्था होती है, और अगर कहीं पे आपको मिल जाता है तो आप उसे खरीद लेते हो, है ना। तो बस वो ही इनका एडवर्टाइजमेंट का तरीका था। स्पेशली कैलेंडर्स पे बहुत ज़्यादा, कैलेंडर्स वाला आप याद रखिएगा, कैलेंडर्स पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया गया। कैलेंडर्स पे क्यों किया गया? क्योंकि होता क्या है कि पहले फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे। जब भी हमें कोई नोट डालना होता, जब भी हमें कुछ नोट करना होता था, जब भी हमें, जैसे अभी हम ग्रॉसरी
से कुछ सामान मंगवाते हैं तो हम क्या एक लिस्ट बना लेते हैं फ़ोन में और फटाफट से ऑर्डर कर लेते हैं। बट पहले क्या था, ऐसा नहीं था, है ना। तो पहले मम्मियाँ क्या है कैलेंडर पे नोट कर लिया करती थी कि चीनी खत्म हो गई, नमक खत्म हो गया, या चाय खत्म हो गई, या जो भी चीज़ें होती थी, तो उनके लिए क्या है, जब वो कैलेंडर पे, जब आप कैलेंडर पे बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं ना, तो आपको जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं भी होती ना, आप तो भी उसे उठा लाते हैं कि हाँ ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को इस तरीके की फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये तरीके थे एडवर्टाइजमेंट के, ये चीज़ें थी। साबुन, नीचे आप देख रहे हैं एक माचिस की डब्बी रखी हुई है, एक सोप रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बेचने का एक तरीका बन गया। होप आपको ये अब स्टोरी समझ में आई होगी कि औद्योगिकीकरण इतना आसान नहीं था, ऐसे नहीं हुआ, धीरे धीरे करके चेंजेस हुए। लोग फिर भी नहीं बदले, लोग फिर भी अपने फैक्ट्रीज में जाना नहीं चाहते थे, उनको लगा कि चलो नहीं, अडॉप्ट नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे कैसे करके कैसे चेंजेस आए। होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कम से कम टाइम में आपको ये समझाने की। अगर आपको समझ आया तो मुझे एक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थक गए चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मुझे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक से ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई। बाय बाय।